एक समय के बाद हर कोई चाहता है कि हमारा परिवार बढ़े, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, लेकिन कई बार कई लोगों की ये जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है बांझपन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बांझपन के कारण क्या है और इसके इलाज क्या है। डॉक्टर रश्मि जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बांझपन आखिर है क्या। देखिए, बांझपन मूलतः एक हमारा सामाजिक अवधारणा है कि बांझपन एक लेडीज़ को बांझ बताया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। अगर शादी के बाद उससे संतान की प्राप्ति नहीं होती है कुछ दिनों के बाद, तो सभी उसे बांझ डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये सामाजिक स्टिग्मा है एक। हालांकि बांझपन का कारण दोनों पुरुष और स्त्री बराबर के जिम्मेदार होते हैं। और अगर कोई भी दंपति शादी के बाद अगर वो चाह रहा हो कि वो कंसीव करे, उसे बच्चे हो, और 1 साल के बाद भी वो बिना किसी कंट्रासेप्शंस का कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसे इस इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी, इसका अगर कारण पूछा जाए तो इसका कारण क्या हो सकता है इसके पीछे का। देखिए, इसका कारण तो बहुत सारे होते हैं, बट दोनों कपल इक्वली, हस्बैंड एंड वाइफ 50-50% के जिम्मेदार होते हैं बच्चा होने या ना होने में। तो 50% में जेंट्स जो है मेल फैक्टर्स के तरफ से कीटाणु का कम हो जाना या बिल्कुल नील हो जाना, या लेडीज़ साइड से अगर उसे अंडे की कमी है, ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, या ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फाइब्रॉयड या कोई गांठ है, तो ये एक ब्रॉड एक कारण होता है, कॉमन कारण होता है। हालांकि कारण तो बहुत सारे होते हैं, बट मुख्यतः यही सब कारण होते हैं। जी, अच्छा, लोगों के बीच में एक भ्रम है कि बांझपन जो है ये लाइलाज बीमारी है, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे अब तो विज्ञान इतना आधुनिक है कि इवन मेरे सेंटर पे अपने क्लिनिक में मैंने 64 साल की भी महिला को गर्भधारण कराया है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई है। तो एज का कोई लिमिट नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और हम लोग वो सब आधुनिक टेक्नोलॉजी उपाय करते हैं जिससे कि बच्चा ठहरे। हाँ, हालांकि आप किसी भी, जैसे कि किसी भी चीज़ का आप गारंटी नहीं ले सकते हैं, तो आप गारंटी 100% नहीं ले सकते हैं, बट आप 90-95 तक तो जा सकते हैं। तो बांझपन बिल्कुल लाइलाज नहीं है, ये सही समय पर होना चाहिए, सही टाइम, सही एक्शन, सही टाइमिंग अगर है तो ज़रूर होगा बच्चा। जी, तो आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रश्मि प्रसाद बनी हुई हैं, जो सीधे सीधे बता रही हैं कि जो बांझपन बीमारी है ये कोई लाइलाज नहीं है। और अगर आप चाहते हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद से कोई परामर्श लेना, तो आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप सीधे संपर्क कर सकती हैं। डॉक्टर रश्मि प्रसाद, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी। कहा जाता है कि टाइट जीन्स पहनने से या कोई भी टाइट कपड़े पहनने से भी बांझपन की शिकायत होती है, ये क्या सच है। देखिए, ये इसमें कोई कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेल इनफर्टिलिटी अगर बोला जाए, अगर पति के साइड से बोला जाए, तो स्क्रोटल लंबे समय तक लॉन्ग ड्राइविंग, जिसको स्क्रोटल हीटिंग कहते हैं, तो अगर लंबे समय तक उस पोस्चर में कोई अगर ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे है, तो स्क्रोटल हीटिंग होने से शुक्राणु का नष्ट हो जाने की संभावना होती है। तो इसको टाइट और लूज कपड़े से मतलब नहीं है। इसको लॉन्ग सिटिंग पोस्चर, अगर वो किसी जगह पर हॉट बर्नर्स के जगह पे वो है, तो शुक्राणु नील हो सकता है। तो टाइट कपड़े से इसको कोई लेना देना नहीं है। जी, और जो ये बांझपन है, इसके बारे में अगर पूछा जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने प्रकार इसके बताएंगी। मूलतः ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसको बोलते हैं अगर कोई दंपति शादी के बाद एक बार भी उसे ना एबॉर्शन हो, कभी वो कंसीव ही नहीं किया, एबॉर्शन अगर भी होता है तो भी वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की श्रेणी में नहीं होता है, तो उसे कभी बच्चा नहीं ठहरा। अगर किसी भी कारण से, मेल फैक्टर हो या फीमेल फैक्टर हो, अगर उसे संतान, मान लीजिए 10 साल शादी का हो गया और वो कभी कंसीव नहीं किया, तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखेंगे। और अगर ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है कि अगर वो एक बार कंसीव करके दोबारा ना कर रहा हो, मान लीजिए फर्स्ट टाइम वो कंसीव कर गई पेशेंट और एबॉर्शन हो गया और दोबारा फिर बच्चा नहीं हुआ, या एक बच्चा होने के बाद उसको नहीं हुआ, तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो मूलतः यह 2 श्रेणी होती है। जी,
और इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी के तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 50% मेल फैक्टर और 50% फीमेल फैक्टर में मूलतः ट्यूब ब्लॉक हो जाना, अंडा का ख़त्म हो जाना बिल्कुल, और शुक्राणु का नील हो जाना, ये एक मूल कारण होता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में हो सकता है कि फीमेल ट्यूबल ब्लॉकेज या शुक्राणु का नील हो जाना, ये दो मुख्य कारण होते हैं। जी, हमारे समाज की एक कुरीति है कि जब भी बांझपन होता है, यानी कि हम कहें तो अगर कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पाता है तो लोग सीधे सीधे महिला को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अभी 2022 चल रहा है और इससे में भी कोई ऐसा अगर थिंकिंग प्रोसेस रखता है तो ये दुखद बात है हमारे समाज के लिए। जागरूकता आनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे क्लिनिक ऐसे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं जो कि अब वो जागरूक हो रहे हैं और मेल भी उतने ही जागरूक हो रहे हैं फीमेल के अलावा। अब ये थोड़ी सी घटी है, फिर भी अभी भी महिला को बांझ का जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो ये मन से हटाना चाहिए। दोनों इक्वली जिम्मेदार हैं, तो दोनों का जांच और इलाज होना चाहिए। जी, आपने कहा कि दोनों का इलाज इक्वली होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में जो कुरीति है ये आपको कैसे लगता है कि कम होगी या लोग समझेंगे इस बात को? ये तो समय और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, उसी से उम्मीद मैं करती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ये कुरीति हटे। बट सामाजिक जागरूकता, आप लोगों का सहयोग, जो डिजिटल मीडिया में है उनका सहयोग, प्लस जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें ये जागरूकता बचपन से स्कूल से ही पता होना चाहिए। आगे जो हमारे जो पढ़ाई लिखाई का जो हमारा जो चैप्टर होता है उसमें, या सामाजिक जो मीडिया का रोल है इसमें इम्पॉर्टेंट है कि दोनों हस्बैंड वाइफ इक्वली जिम्मेदार हैं, ये बताना ज़रूरी होता है। जागरूकता फैलाना चाहिए। जी, अगर हम पूछें कि बांझपन का इलाज क्या है तो आप क्या कहेंगी? देखिए, बांझपन का इलाज ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आप IVF पे ही चले जाइए। कारण इम्पॉर्टेंट है। अगर शुरू में ही फर्स्ट बार ही हम लोग अगर देखते हैं कि कारण कोई गंभीर है, जैसे ट्यूब का ब्लॉक हो जाना या शुक्राणु का नील हो जाना या अंडा का कम हो जाना, तब तो हम लोग ऊंचे मेथड से जैसे कि IVF और ICSI पे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ माइनर का कारण है, हल्का फुल्का कारण है, तो फिर हम लोग दवा से जाते हैं या कुछ माइनर उसी जैसा दिक्कत वैसा उपाय होता है। तो मूलतः 50 से 60% पेशेंट तो ऐसे ही दवा से ही ठीक हो जाते हैं। बाद में IVF और ICSI का रोल आता है। जी, अगर हम बात करें कि पहले के ज़माने के बारे में और आज के ज़माने के बारे में, तो बहुत ज़्यादा वो डिफरेंसेस हैं। पहले बांझपन की जो समस्या है वो कम देखी जाती थी, लेकिन आज के समय में बांझपन की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारा जो मैरिज एज है, एज ऑफ मैरिज बढ़ता जा रहा है। पहले आप घटना सुनते होंगे कि अंडर 20 में ही शादी हो जाती थी। हालांकि ये भी एक सामाजिक कुरीति है कि छोटी छोटी बच्चियों का शादी हो जाता था, ये भी होना नहीं चाहिए। बट है कि एनीथिंग एक्सेस इज़ बैड। तो अगर 30 साल के बाद किसी भी महिला का नॉर्मली जो ओवेरियन रिजर्व है, अंडा का जो बैंक है, वो कम होते जाता है। तो अगर वो 34 साल में वो सेटल होते होते, सेटलमेंट भी ज़रूरी है, प्रोफेशनल सेटलमेंट, तो सामाजिक जो हमारा जो चेंजेस आया है जिसमें कि लेडीज़ का कैरियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जेंट्स का, तो एज तो बढ़ता चला जाता है, उसी के अनुसार शरीर में कुछ परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कि अंडा का कमी हो जाना, शुक्राणु का चेंज हो जाना। तो ये इस एज ऑफ सेटलमेंट, एज ऑफ मैरिज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारे आजकल के डे टू डे लाइफ में हम लोग इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता हुआ पा रहे हैं। और दूसरा एक मुख्य कारण है धूम्रपान या तंबाकू या टोबैको का सेवन। तो ये मुख्य दो कारण अभी तो फिलहाल सामने हैं। जी, अगर खान पान की बात करें तो इस पे खान पान भी वो रोल प्ले करता है क्या कि बांझपन की समस्या को उत्पन्न करना? जैसे आजकल लोग जो है वो स्ट्रीट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या? हाँ, स्ट्रीट फूड तो सीधे सीधे PCOD को क्रिएट करता है। PCOD का कारण है जिसमें कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, अंडा रप्चर नहीं करता, ओवुलेशन नहीं होता है। तो स्ट्रीट फूड तो बहुत बढ़ता चला जा रहा है उसका प्रचलन, जिसको कि कम करना चाहिए। और दूसरा तंबाकू का सेवन, जिसमें कि मेल शुक्राणु बहुत अफेक्टेड होते हैं, उसकी कमी से भी बांझपन हो सकता है। जी, आपने बात अभी PCOD की है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि PCOD जिस किसी भी महिला को है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द PCOD खत्म हो जाए? सबसे पहले तो PCOD मोस्टली उसी लेडीज़ को होता है, अधिकतर
जिसकी ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वजन ज़्यादा होता है, कभी कभी थीन पेशेंट में भी पीसीओडी होता है, बट इसकी संख्या कम है। तो अगर मोस्टली मोटापे के चलते ही मोटापे के वाले लेडीज़ में ही होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीसीओडी का है कि आप वेट रिडक्शन कीजिए, वजन को कम कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, इससे ऑटोमेटिक पीसीओडी ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी दवा की भी ज़रूरत पड़ती है अलॉन्ग विद द वेट रिडक्शन, तो दोनों चीज़ कारगर होते हैं। इसमें एक्सरसाइज भी मददगार होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो अभी तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो कंप्यूटर के सामने हम लोग लगातार दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं जंक फूड खा के, तो ये और ऐड करता है मोटापे को और पीसीओडी को। तो एक्सरसाइज तो बहुत अगर कोई करे तो बहुत अच्छी बात है। जी रश्मि जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही कि घबराना नहीं है, अगर आप सेटलमेंट कीजिए, ये अपना एज जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी आप कैरियर और मैरिज और बच्चे को एक संतुलन रखिए, एक समय सीमा पर आप शादी कीजिए, घर बसाइए, फैमिली के लिए आगे बढ़िए और कुछ परहेज कीजिए, लाइफ में एक्सरसाइज बढ़ाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, तंबाकू का सेवन नहीं कीजिए। और अगर लगे कि शादी के बाद भी 1 साल के बाद भी साथ साथ रहने के बाद भी अगर आप चाह रहे हैं और बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है, तो तुरंत से तुरंत अपना जांच कराइए, ताकि इसका निदान तुरंत जल्दी से जल्दी हो जाए, और ये संभव भी है। जी, डॉक्टर रश्मि प्रसाद, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बनी हुई थी डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जिन्होंने बांझपन को लेकर बहुत सारी जानकारियां हमें दी, साथ ही पीसीओडी के बारे में भी कई जानकारियां आप तक पहुंचाई। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।